आज के इस वीडियो वर्ग में अष्टम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज इस वर्ग में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है और देवनागरी लिपि पूरी तरह एक वैज्ञानिक लिपि है। इसे हम वैज्ञानिक लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक ध्वनि या वर्ण का उच्चारण मुख के स्थान पर निश्चित होता है, वे वहीं से उच्चारित होंगे। यदि हम उसे अन्यत्र स्थानों से उच्चारित करने की कोशिश करेंगे तो हम उच्चारण भी अशुद्ध बोलेंगे और लिखेंगे भी अशुद्ध। ये पहला सिद्धांत है कि आप जो बोलते हैं वही लिखते हैं। यदि आप दंत सौ का उच्चारण करते हैं तो आप दंत सौ लिख देंगे। यदि आप तालब सौ का उच्चारण करते हैं तो आप तालब सौ लिखेंगे। तो इसलिए देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। अगर उच्चारण स्थान की बात हम कहें कि उच्चारण स्थान क्या है तो उसे हम और भी परिभाषित करने के लिए या दो शब्दों में उसे और भी अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं कि मुख के जिस स्थान से जो वर्ण निकलती है, मुख के जिस स्थान से जो वर्ण निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उस स्थान को हम कहते हैं उच्चारण स्थान। जहाँ से जो ध्वनि निकलेगी वह ध्वनि उसका उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वर और व्यंजन के भेद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर हिंदी में जो स्वर वर्णों के भेद किए गए हैं वो इस प्रकार हैं: कंठई, तालब्य, मूर्धन्य, ओष्ठई, कंठ, कंठोष्ठई। ये जो हैं ये 6 भेद स्वर के किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। कंठ के अंतर्गत जो वर्ण का उच्चारण होता है स्वर वर्ण का वह है अ और आ, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ध्यान रखिएगा कि कंठई जो भेद है उस भेद के अंतर्गत जिन वर्णों का उच्चारण होता है स्वर वर्णों का वह है अ और आ, और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तालब्य जो भेद है उस तालब्य भेद के अंतर्गत जिन स्वर वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह है ह्रस्वी और दीर्घी, यानी ई। जब भी दीर्घी होगा तो उच्चारण का समय दुगुना हो जाता है और इनका जो उच्चारण है वो तालु से होता है। इसीलिए इन वर्णों को हम स्वर उच्चारण के आधार पर जो इसके भेद हैं स्वर वर्ण के वो तालब्य हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मूर्धन्य जो भेद है उस भेद के अंतर्गत जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह री है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ओष्ठई के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह ऊ और ऊ हैं, यानी ह्रस्व और दीर्घ ऊ, और इनको हम क्या कहते हैं? इनके उच्चारण स्थान को ओष्ठ कहते हैं। अब 5वां जो भेद है कंठ तालब्य। कंठ और तालु से जिनका उच्चारण होता है वह कंठ तालब्य कहलाते हैं। ये वर्ण हैं ए, ऐ, और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ जोड़ तालु। उसके बाद कंठोष्ठई, इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं
ओ और औ, इनका उच्चारण जो है वह उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और होठों का प्रयोग हम करते हैं ओ और औ के उच्चारण में। इस तरह से आपने देख लिया कि स्वर वर्णों का उच्चारण के आधार पर जो भेद हैं वो कैसे हैं और इनका नामकरण कैसे किया गया है, इस आधार पर यह आप समझ गए। अब हम चलेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। जिस प्रकार से स्वर वर्णों के भेद उच्चारण के आधार पर किए गए हैं, वैसे ही व्यंजन वर्णों के भेद भी उच्चारण के आधार पर किए गए हैं। इसमें भी पहला भेद है कंठई, और इसके अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण आते हैं वो कौन कौन है? कवर्ग आते हैं, क, ख, ग, घ, व, ये तो आते ही हैं। इसके अलावा ह भी आता है और इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार से व्यंजन का जो दूसरा भेद है वो तालव्य है। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं चवर्ग के वर्ण आते हैं। चवर्ग व्यंजन जो हैं वो पूरे के पूरे इसमें आते हैं। इसके अलावा य और स, ये दोनों वर्ण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि ये तालव्य हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तालु है, तालु के सहारे इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इनका भेद तालव्य कहा जाता है। इसके बाद हम चलेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंतर्गत जो वर्ण हैं वह टवर्ग वर्ण के वर्ण हैं। टवर्ग वर्ण के वर्ण जो हैं वो मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा टवर्ग के अलावा र और मूर्धन्य श, ये भी आपको इसी वर्ग के अंतर्गत को आते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। इसके बाद हम चलेंगे ओष्ठई। ओष्ठई वर्ण के अंतर्गत पवर्ग वर्ण के जितने वर्ण आते हैं सब ओष्ठई वर्ग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओठ से होता है, ओष्ठ से होता है। अब चलेंगे हम पांचवें भेद की ओर, दंतई। दंतई के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दंतई इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि दांत से इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान दंत है। इसके बाद जो छठा है वह है अनुनासिक। अनुनासिक सभी वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं। सभी वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, और ये हैं, ये देख रहे हैं आप, व, य, न, म, और इनका उच्चारण नासिका अर्थात नाक से होता है, इसीलिए ये अनुनासिक हैं। उसके बाद हम चलेंगे अंतिम भेद के बारे में, वो है दंतोष्ठई। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है, और दंतोष्ठ जो जिस तरह का नामकरण है इसका मतलब हो गया कि दांत और होठ का प्रयोग इस वर्ण के उच्चारण के लिए किया जाता है। एकमात्र वर्ण ऐसा है हिंदी वर्णमाला में जो दांत और होठ के सहारे बोले जाते हैं, वह है वह है। ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं कि एक ही वर्ण है वो, और वह है व, और इसीलिए इसे हम दंतोष्ठ कहते हैं क्योंकि दांत और ओठ के सहारे इनका उच्चारण होता है। अब बच्चों, ये तो बात आप समझ गए। मैं आपको इस क्रम में एक बात और ही बता देना चाहता हूं कि अभी मैंने आपको बताया अनुनासिक। अनुनासिक ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण जो है वो नासिका से होता है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं तो अनुनासिक और अनुसार में
हम भेद नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम चंद्रबिंदु की जगह हम अनुस्वार से भी आजकल काम चलाने लगे हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। शुद्ध हिंदी के लिए ज़रूरी है कि जहाँ अनुनासिक का प्रयोग हुआ है वहाँ हम अनुनासिक का प्रयोग करें, यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग करें। जहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान अलग है और दोनों का चिन्ह भी अलग है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ क्या अंतर पड़ जाएगा वो देखिए। हंस, हंस में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, हंस एक पक्षी विशेष का नाम है, और हंस जो है वह एक धातु है जिससे क्रिया बनती है हंसना। अगर हम दोनों में, हंस में भी और हंस में भी अनुस्वार का प्रयोग कर दें, जैसा कि आजकल आधुनिक हिंदी में सरलीकरण के अंतर्गत किया जाने लगा है, तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? दोनों का अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर शुद्ध हिंदी सीखनी है आपको तो ये ध्यान रखें कि अनुस्वार का जहाँ प्रयोग है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करें, जहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग है वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग करें, अन्यथा आप अशुद्ध ही लिखते चले जाएंगे और कभी शुद्ध शब्दों को समझ नहीं पाएंगे। तो आज के वर्ग में इतना ही बच्चों, आगे हम अगले वर्ग में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।